हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 11th क्लास का जो है इकोनॉमिक्स का जो है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक सांख्यिकी का जो है 11 अध्याय यानी 11वां अध्याय, जिसका नाम है परिक्षेपण की माप। तो अब हम इसमें जानेंगे कि परिक्षेपण क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसमें फॉर्मूले कौन कौन से लगते हैं और इसमें हमें क्या क्या निकालना होता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है समय पर मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इसमें जो है 11 चैप्टर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर परिक्षेपण की बात कर रहा है। परिक्षेपण किसे कहते हैं, तो ये चैप्टर का ही नाम है परिक्षेपण। तो परिक्षेपण हमें जानना होगा कि आखिर परिक्षेपण है क्या। तो परिक्षेपण क्या होता है दोस्तों, परिक्षेपण को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो परिक्षेपण का मतलब होता है किसी संख्या, यानी देखिए परिक्षेपण का मतलब होता है किसी श्रृंखला यानी किसी श्रृंखला की विभिन्न मदों में आपस में कितना अंतर है। यानी कोई श्रृंखला है, जैसे कि यहाँ पर है 4, ठीक है, 4 3, यहाँ पर 4 3 1 2, तो ये एक श्रृंखला मान लेते हैं। यहाँ 5 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं और 7 लिख लेते हैं। एक ये श्रृंखला है। क्या है ये? एक श्रृंखला है, यानी एक तरफ से चल रही है, ये घट रही है। तो आपस में कितना अंतर है, देखिए कितना अंतर है। 5 और 4 में कितना अंतर होगा, यहाँ पर अगर घटा दें तो 1 का अंतर होगा। तो इस प्रकार से यानी किसी श्रृंखला में आपस के मद, देखिए इसकी एक इकाई, ये चीज़ कोई भी इसकी एक इकाई जो है श्रृंखला है ये पूरी, और इस श्रृंखला की जो एक इकाई है वो कहलाती है मद। श्रृंखला की एक इकाई को मद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपस में इसकी मदों के बीच जो अंतर होता है उसे कहा जाता है परिक्षेपण। क्या कहते हैं? परिक्षेपण कहते हैं। यानी जो श्रृंखला होती है, यानी श्रृंखला में उसके मदों के बीच, यानी मद क्या है, ये सारी मदें हैं, 1 2 6 5 4 3 1 2, ये क्या है, इसकी मदें हैं। इन मदों के बीच जो अंतर होगा उसे परिक्षेपण कहा जाएगा। और या कहें कि और ये भी कह सकते हैं कि माध्यिका से कितना अंतर है, यानी जब हम इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य से जो है कितना अंतर आता है उसे हम कहेंगे परिक्षेपण। तो दोस्तों, आप उम्मीद है कि अब परिक्षेपण आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। परिक्षेपण हो गया, उसके बाद परिक्षेपण में और क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, आखिर ये क्यों निकाला जाता है, ठीक है। इसके उद्देश्य देख लेते हैं एक बार। तो परिक्षेपण के जो उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है औसत मूल्यों से औसत दूरी निकालना। इसका उद्देश्य का मतलब हुआ, जब ये क्यों निकाला जाता है, ये इसलिए निकाला जाता है कि किसी श्रृंखला के जो औसत मूल्य होते हैं, यानी जो श्रृंखला है उसमें औसत मूल्य के मद होते हैं, और उस मदों के विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना। यानी जो संख्या है, श्रृंखला है, उसमें मद होते हैं और उन मदों में कितना अंतर है, कितनी दूरी है, वो ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं परिक्षेपण को। परिक्षेपण का मतलब होता है कितना दूर है या कितना अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी भाषा में अगर कहें परिक्षेपण है क्या, तो आप कह सकते हैं परिक्षेपण जो है, परिक्षेपण मदों के वितरण यानी मदों के विचरण का माप है। क्या है? मदों के विचरण का माप है। तो अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता तो आप याद रखें कि जो परिक्षेपण है वो जो है यानी श्रृंखला होती है उसमें कितना अंतर होता है, यानी उसके मदों के बीच जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं परिक्षेपण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा पॉइंट, श्रृंखला की बनावट की सूचना प्राप्त होती है। यानी हम जब परिक्षेपण प्राप्त करते हैं या परिक्षेपण निकालते हैं तो उस परिक्षेपण में क्या होता है, परिक्षेपण हमें जो है श्रृंखला की बनावट की जो सूचना होती है वो हमें देता है। यानी हमें पता चल जाता है कि जो श्रृंखला है किस प्रकार की है। कैसे पता चलेगा? अगर मान लो 5 10 15 20 25 ऐसी कोई श्रृंखला बढ़ रही है, ठीक है, ये एक आपकी श्रृंखला है,
तो आपको जब ये हम निकालेंगे, इसमें क्या है, हम निकालेंगे 10 माइनस 5, 10 माइनस क्या है 5 इक्वल टू 5। उसके बाद फिर निकालेंगे 20 माइनस 15, ठीक है, इसमें से भी 5 आएगा। तो देखो परिक्षेपण क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। तो यानी सभी में गैप 5 आ रहा है। तो श्रृंखला में पता चल रहा है ये समांतर श्रृंखला है, मतलब एक ही गैप वाली श्रृंखला है। और अलग अलग आता तो हमें श्रृंखला की सूचना मिलती है कि किस प्रकार की श्रृंखला है इसमें, ठीक है। तो आप श्रृंखला का पता लगा सकते हैं। उसके बाद मद मूल्यों का सीमा विस्तार, यानी जो मद मूल्य हैं, मद का मतलब यही वाले जो श्रृंखला में होते हैं 5, 10, 15, 20, 25 यही हैं। मद मूल्यों का सीमा विस्तार कितना है। सीमा विस्तार का मतलब है ये देखिए, ये क्या है, इसकी इधर वाली हमेशा होती है निम्न सीमा। क्या कहते हैं इसको, निम्न सीमा। पहले आपने देखी होगी वीडियो, तो आपको शुरुआत में जो है इस बुक में बताया गया है निम्न सीमा क्या होती है। निम्न सीमा, उसके बाद इधर की जो सीमा होती है उच्च सीमा होती है, उच्च सीमा, ठीक है, ये आपकी उच्च सीमा होती है। तो उच्च सीमा क्या है आपकी 25 और निम्न सीमा 5। अब देखिए इस परिक्षेपण कैसे निकालेंगे, परिक्षेपण निकालेंगे 25 को उच्च सीमा में से जो है निम्न सीमा को घटा देंगे, तो यहाँ पर ये परिक्षेपण आ गया इतना। तो इस प्रकार से हम जो उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अब क्या है, अगला है माध्य श्रृंखला का सही उद्देश्य ज्ञात करना है या नहीं। यानी जो माध्य निकाला जाता है, हम जब श्रृंखला से माध्य निकालते हैं तो परिक्षेपण ही वह संख्या है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम जो है माध्य की सही या गलत होने का पता लगा सकते हैं। अगर हमको पता लगाना है कि माध्य हमारा सही निकला है या गलत निकला है, उसकी माप सही है, उसका उद्देश्य सही है, और उसके माध्य के उद्देश्य का पता लगाने के लिए हम परिक्षेपण का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने देख लिया, क्या क्या देखा, पहले औसत मूल्यों की औसत दूरी, यानी जो मद होते हैं उनमें कितनी दूरियां होती हैं वो पता लगा सकते हैं। उसका उद्देश्य, उस उद्देश्य के लिए इसको निकाला जाता है। दूसरा, इसमें श्रृंखला की बनावट का पता चलता है। उसके बाद मद मूल्यों की सीमा का विस्तार हम पता कर सकते हैं। श्रृंखला में जो माध्य निकाला गया है वो उसका उद्देश्य क्या है, वो सही उद्देश्य है या नहीं, उसको हम पता कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं हम, इसमें क्या है, परिक्षेपण के निरपेक्ष और तथा सापेक्ष माप। दोस्तों इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब हमें पूरे चैप्टर में इन पर बहुत ज़्यादा चर्चा करनी है, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में इन पर ही काम करना है, निरपेक्ष और सापेक्ष, ठीक है। तो इसे बड़े ध्यान से पढ़ना। उसके बाद देखिए परिक्षेपण के निरपेक्ष और सापेक्ष माप, इन्हें क्या कहते हैं। निरपेक्ष माप क्या होती है, निरपेक्ष माप कहती है कि मूल आंकड़े, जो आंकड़े हमें श्रृंखला में दिए गए हैं, ठीक है, जो इसका मतलब है, ये देखिए जो श्रृंखला है हमारी, ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में जो है जो माप दिए गए हैं 10, 15, 20, ये वैसे के वैसे रहते हैं, बदलते नहीं हैं। यानी जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। तो ये कौन सी चीज़ है, ये है यहाँ पर निरपेक्ष माप। क्या कहेंगे इसको, निरपेक्ष माप कहेंगे। देखिए मूल आंकड़ों की इकाइयों में व्यक्त, यानी जो इसकी मूल या मौलिक आंकड़े होते हैं, जो दिए गए आंकड़े होते हैं उसी में ये व्यक्त होता है, यानी इसमें बदलाव नहीं होता है, तो इसे निरपेक्ष माप कहा जाता है। उसके बाद देखिए सापेक्ष माप। सापेक्ष माप क्या होता है, आंकड़ों के अंतर को अनुपात या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब आंकड़े होते हैं, हमारे पास आंकड़े होते हैं, और जब आंकड़ों को हम उनके आंकड़ों से जो है अनुपात निकालते हैं या फिर उसे प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो अगर ऐसा काम करते हैं तो हम उसे कहेंगे सापेक्ष माप कहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें आंकड़ों को वैसे का वैसा लिखा जाता है, यानी जैसे आंकड़े हैं उनकी मौलिक रूप में उसे लिख दिया जाता है, तो उसे निरपेक्ष माप कहते हैं। उसके बाद सापेक्ष माप में क्या है, सापेक्ष माप में आंकड़ों का प्रतिशत या अनुपात निकाल लिया जाता है, जिसे सापेक्ष माप कहते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इसमें जो है सापेक्ष और निरपेक्ष माप में अंतर पढ़ लेते हैं, यानी इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या है, परिक्षेपण की विधियाँ, यानी परिक्षेपण की जो है विधियाँ क्या होती हैं। दोस्तों इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, यह आपको बेसिक जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि
अगर आप बेसिक जानकारी नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे तो आपसे ये चैप्टर नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें होता क्या है और कैसे ये चैप्टर जो है यूज होने वाला है। तो ध्यान में देखिए, परिक्षेपण की विधियाँ। परिक्षेपण का मतलब हम बता चुके हैं। परिक्षेपण का मतलब क्या होता है, मदों के बीच अंतर होता है। यहाँ पर निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप दोनों दे रखी हैं। देखिए निरपेक्ष माप में क्या क्या आती है और सापेक्ष माप में क्या क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर परास आता है। परास, अब देखिए एक एक चीज़ के, यानी यहाँ पर ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद में आगे जैसे इसके पार्ट बनते जाएंगे इस चैप्टर के, उसमें आपको जो है पूरी डिटेल एक के बाद एक करके आपको बताते जाऊंगा। इसके फॉर्मूले भी होते हैं, फॉर्मूले के साथ आपको ये सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले परास क्या होता है। यहाँ पर परास, और देखिए निरपेक्ष में परास का गुणांक, बस इसका जो है यहाँ पर जो चीज़ निकाली गई है उसका गुणांक निकाल दिया जाता है, तब उसे सापेक्ष कहा जाता है। ठीक है, सापेक्ष माप हो जाती है उसकी। तो यहाँ पर निरपेक्ष में गुणांक नहीं होता है तो और सापेक्ष में जो है गुणांक होता है। तो इस प्रकार से होता है। उसके बाद परास, देखिए परास क्या है, हमारा पहला नंबर का। परास किसे कहते हैं? परास किसी श्रृंखला में अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य को परास कहते हैं। परास का मतलब औसत, हम औसत निकालते थे ना, सबसे अधिकतम। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, ये देखिए सबसे पहले हम देखें कि परास क्या होता है। सबसे पहले क्या, 5, 10, 15, 20, 25, ये हमारी एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में हमने क्या करना है, सबसे अधिक और सबसे कम को हमने क्या करना है, प्लस माइनस करना है। देखो जब हम क्या करेंगे, सबसे अधिक क्या है 25 और सबसे कम क्या है 5। तो जब सबसे ज़्यादा वाली होती है उसे हम H मान लेते हैं, हाई सीमा। ठीक है, हाई वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू मानते हैं और L मानते हैं लोएस्ट वैल्यू। तो जब हम इसको ऐसे करते हैं तो इसमें माइनस कर दो, यानी ज़्यादा में से कम घटा दो, तो बन जाएगा आपका ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर 25 - 5 ये कितना हो गया 20। तो ये आ गया परास। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं परास। तो दोस्तों ये होता है आपका फॉर्मूला। यानी अगर आपको परास का फॉर्मूला देखना है तो परास का फॉर्मूला क्या होता है, यानी परास निकाला जाता है हाईएस्ट सीमा माइनस L। ये आपका क्या है, परास का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक एक करके बताते जाता हूँ, आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस वीडियो में, और आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, अब आता है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन क्या होता है, देखिए एक एक करके हमें पढ़ना है। चतुर्थक विचलन भी क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि चतुर्थक विचलन क्या होता है, क्योंकि एक एक चीज़ हमें पढ़नी है इसमें। तो सबसे पहले चतुर्थक विचलन की बात करते हैं। चतुर्थक विचलन देखिए क्या है, देखिए परास का सूत्र है, परास हाईएस्ट सीमा माइनस लोअर सीमा परास। ठीक है, और जब हम चतुर्थक विचलन करेंगे, चतुर्थक विचलन क्या है हमारा, देखिए ये Q क्या का मतलब होता है, Q3 - Q1 होता है। और देखिए Q1 कैसे निकलता है, परास चतुर्थक परास यही होता है, यानी 4 से भाग होता है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए Q1 निकलता है n/4 से, यानी n/4 करेंगे कुल संख्या श्रृंखलाओं का कुल मद, और बाजू से 4 से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा Q1। उसके बाद Q3 निकालना है, तो बस इसी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करके भाग करना है, तो हमें Q3 मिल जाएगा। और जब हम इसको घटा देंगे Q3 - Q1 करेंगे तो हमें मिलेगा चतुर्थक परास, जिसे कहा जाता है चतुर्थक परास। हम अगली वीडियो में जो है एक एक क्वेश्चन करेंगे इनका, और क्वेश्चन के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। अब देखिए परास गुणांक, परास गुणांक क्या होता है। परास गुणांक में देखिए क्या फॉर्मूला है। परास गुणांक देखिए बिल्कुल सेम है ऊपर, बस इसी चीज़ को प्लस करके भाग कर देना है। ठीक है, इसी चीज़ को प्लस करके भाग कर देना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर माध्य विचलन। माध्य के माध्यम से जब विचलन निकाला जाए तो उसे माध्य विचलन कहते हैं। और माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपको माध्य विचलन कैसे निकालते हैं वो दिखा रखा है। देखो माध्य से माध्य विचलन गुणांक, वो ये गुणांक है, और माध्य विचलन देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर चतुर्थक परास है, चतुर्थक विचलन भी है, और यहाँ पर एक एक चीज़ है आपको डिटेल में बताएंगे अगली वीडियो में आने वाली में। तो यानी माध्य के माध्यम से जब विचलन निकाला जाए माध्य विचलन कहलाता है। मानक विचलन, यानी मानक विचलन क्या है, मानक विचलन यानी ये भी एक क्या है, इसी का निरपेक्ष माप का एक भाग है, और मानक विचलन के द्वारा इसमें भी एक विचलन निकाला जाता है। ठीक है, किसी मान के द्वारा जो है मानक विचलन निकाला जाता है।
तो इसमें देखिए लॉरेंज वक्र होता है, इसके माध्यम से आप क्या है निरपेक्ष माप परिक्षेपण की माप निकाल सकते हैं। परास गुणांक आप देख चुके हैं। उसके बाद चतुर्थक विचलन गुणांक, इसी का क्या है गुणांक निकालते हैं। इसका फॉर्मूला अलग होता है। देखिए फॉर्मूला आपको मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। सेम फॉर्मूला होता है जिस प्रकार से उसमें इसमें था इसमें है। क्या है चतुर्थक विचलन गुणांक Q माइनस Q1, इस बार इसको Q माइनस Q3 प्लस Q1 कर देना है, यानी इसी को प्लस करके भाग कर देना है, बस ये आपका गुणांक बन जाता है। उसके बाद माध्य विचलन निकल जाता है और उसके बाद मानक विचलन भी निकल जाता है। तो दोस्तों फिर पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे इसमें आने वाली वीडियो में एक एक चीज़ को कि परास गुणांक क्या कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, तो और चतुर्थक विचलन क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है, इसमें हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्तार से इनके बारे में, फॉर्मूले के साथ विद क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन करते हुए जानेंगे इस चैप्टर को बहुत ही गहराई से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी साथ में दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्दी आपको मिल जाए, सबसे पहले देख पाएँ हमारी वीडियो को। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।